नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों हमारे चैनल में आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज चल रही है, जिसका आज ये तीसरा अध्याय है। तो दोस्तों मैंने आपको पहला अध्याय पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको यूरोपियों के भारत के आगमन से संबंधित जो भी बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, मैंने आपको वहाँ से क्लियर करवाए थे। दूसरा चैप्टर मैंने आपको पुर्तगालियों से संबंधित पढ़ाया था, जितने भी वहाँ से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं, वो मैंने आपके क्लियर करवा दिए थे। तो दोस्तों आज हमारा तीसरा टॉपिक है भारत में डचों का आगमन। तो आज हम अध्ययन करते हैं भारत में डचों का आगमन। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, भारत में प्रथम यूरोपीय जो कौन आए थे, वो आए थे पुर्तगाली। और पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आते हैं? डच। आपको इनके आने का क्रम याद करना है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपके सामने चार ऑप्शंस दे देगा, जैसे पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज। तो आपसे यह कहेगा कि इनके आने का क्रम बताइए। जैसा कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में मैंने आपको ये सब आपको बता रखा है, तो आपने जहाँ तक है, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपने वो याद कर लिया होगा। तो पुर्तगालियों के बाद भारत में आते हैं डच। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो डच थे वो कहाँ के निवासी थे? डच निवासी थे नीदरलैंड के। कहाँ के? नीदरलैंड के। और नीदरलैंड का जो पुराना नाम है वो है हॉलैंड। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे डच कहाँ के निवासी थे, उसमें नीदरलैंड कभी कभी ऐसा होता है नहीं दिया होता है, उसकी जगह आपको मिलेगा हॉलैंड। तो आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि नीदरलैंड का जो पुराना नाम है वो है हॉलैंड। और नीदरलैंड की राजधानी क्या थी? नीदरलैंड की राजधानी थी एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की राजधानी क्या थी? एम्स्टर्डम। मैंने आपसे यह कहा था कि जैसे जहाँ से कोई प्रमुख यात्री आए रहते हैं, तो आप उन देशों की राजधानी याद कर लीजिए। जैसे मैंने आपको इसलिए पहले वाले अध्याय में पुर्तगाली वाले जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था उसमें भी। तो आपको ये राजधानी याद कर लेनी है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाहर जो प्रथम डच अभियान आता है, कहाँ से? नीदरलैंड से जब प्रथम डच अभियान निकलता है पूर्वी देशों के लिए, तो उसका नेतृत्व किसने किया होता है? उसका नेतृत्व करता है कार्नेलियस हाउटमैन। और ये दल कब आता है? 1595। 1595 ईस्वी में प्रथम डच अभियान का नेतृत्व करता है कार्नेलियस हाउटमैन। और यह दल कहाँ पहुँचता है? सुमात्रा। अच्छा, सुमात्रा कहाँ है? सुमात्रा है इंडोनेशिया में। अगर आप इसको मैप में देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर कुछ द्वीप मिलेंगे, तो यहीं पर आपको मिल जाएगा इंडोनेशिया। अब देखिए, डच आ गए हैं इंडोनेशिया में। कब? 1595 ईस्वी में पहुंच गए हैं इंडोनेशिया में। अब वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट भारत नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि जब वो लोग डच होते हैं, जब पूर्वी देशों की ओर बढ़ते हैं, भारत की ओर बढ़ते हैं, वह क्या देखते हैं कि इस समय जो भारत के व्यापार पर नियंत्रण है वो पुर्तगालियों का है। और जो उन्होंने पुर्तगालियों ने अपनी समुद्र की नौसेना काफ़ी मजबूत कर रखी थी, इस कारण वो एकदम से भारत में घुसने का प्रयास नहीं करते हैं। वह क्या करते हैं, सबसे पहले जाते हैं इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में वो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके अपनी जो उनकी सेना होती है उसको बढ़ाना शुरू करते हैं। और जो भारत के जो छोटे मोटे क्षेत्र हैं, जैसे भारत से मिलते हुए जो भारत से थोड़े दूर क्षेत्र हैं, वो उनसे अपना व्यापार करना चालू कर देते हैं। तो अब क्या होता है, जब ये सारी घटनाएं हो रही होती हैं, तो नीदरलैंड की संसद साल 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना कर देती है। और इस इस कंपनी की स्थापना का उद्देश्य क्या होता है? व्यापार करना। यह कंपनी कहती है जाओ, अपने जो उनकी कंपनी जितने भी अधिकारी उनमें होते हैं, जो भी सदस्य होते हैं, उनसे कहते हैं जाओ भाई, तुम भी जब सारे ही जब जब उधर को व्यापार कर रहे हैं पूर्वी देशों की ओर, तो हम क्यों पीछे रहें? तो डच भी निकल पड़ते हैं भाई। 1602 ईस्वी में उनकी संसद ने एक कंपनी की स्थापना कर दी। अब देखिए, 1602 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हो गई। आपको ये डेट याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो मुख्य व्यापारिक केंद्र ये लोग अपना बनाते हैं, ये इंडोनेशिया में ही बनाते हैं, क्योंकि भारत में तो ये अभी आ नहीं सकते थे। क्योंकि क्या होता है, अगर ये भारत में भी आते तो पुर्तगालियों की सैन्य शक्ति काफ़ी मजबूत हो चुकी थी, इसलिए इन्होंने अभी आने की हिम्मत करी नहीं। इन्होंने सोचा कि क्योंकि पहले हम धीरे धीरे करके व्यापार करते हैं, व्यापार से जो पूंजी हमारी इकट्ठा होगी, उससे हम अपनी नौसेना और अपनी जो शक्ति है उसको बढ़ाएंगे, उसके बाद यहाँ से पुर्तगालियों को उखाड़ फेंकेंगे। तो यह अपना जो मुख्य व्यापारिक केंद्र है, वो इस अपना जो है उसको इंडोनेशिया में ही रखते हैं। वहीं से जो उनका व्यापार होता है वहीं से नियंत्रित चलता है। ठीक हो गया। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। वीओसी क्या था?
तो वीओसी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वीओसी क्या था? तो वीओसी डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम था। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीओसी क्या था। कई बार ऐसे एग्जाम पूछता है तो बच्चे इसमें मतलब काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो वीओसी क्या था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम। अच्छा, जब यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी, तो क्या होता है, जो वहाँ की नीदरलैंड सरकार की जो नीदरलैंड सरकार की जो संसद होती है, वो 21 वर्ष का एक फरमान जारी करती है कि 21 वर्ष का हम तुम्हें लाइसेंस देते हैं, 21 वर्षों तक तुम व्यापार करो पूर्वी क्षेत्रों की ओर। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं कि जब यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी, तो इसने कितने वर्षों का फरमान जारी किया था? तो उत्तर आ जाएगा 21 वर्षों का। तो अब जब ये कंपनी की स्थापना होती है, इसकी जो प्रारंभिक पूंजी होती है वो होती है 6500 गिल्डर, 6500 गिल्डर। गिल्डर जो है वो नीदरलैंड की मुद्रा है। तो आपके यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन गए हैं। पुर्तगालियों के बाद भारत में आते हैं डच। डच निवासी थे नीदरलैंड के। प्रथम डच अभियान का नेतृत्व करता हाउटमैन 1595 ईस्वी में आया। कहाँ आया? सुमात्रा, इंडोनेशिया में। अब देखिए, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई 1602 ईस्वी में। मुख्य व्यापारिक केंद्र क्या था इनका? इंडोनेशिया। वीओसी क्या था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मूल नाम। और जब नीदरलैंड में की संसद ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापना की, तो इसने इसको कितने साल के लिए आज्ञा प्रदान की? 21 साल के लिए। और इसकी प्रारंभिक पूंजी क्या थी? 6500 गिल्डर। तो आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ से याद करने हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया कि जो डच हैं वो सीधे के मतलब एकदम भारत में नहीं आते हैं, इंडोनेशिया में ही से अपना व्यापार जो नियंत्रित करते हैं। अब 1595 ईस्वी से 1601 ईस्वी तक डच जो पूर्वी भाग है उनमें मतलब घूमते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं, सारी चीज़ों का जायज़ा लेते हैं कि कैसे क्या चीज़ें हैं। हमें अगर भारत में अपना व्यापार के लिए अपना शासन वहाँ अगर बिछाना है तो हमें क्या रणनीतियाँ अपनानी चाहिए, वो इन सब चीज़ों की काफ़ी मतलब 1595 ईस्वी से 1601 ईस्वी तक वो ये सारे काम करते रहते हैं। 1595 से 1600 ईस्वी तक। और इस दौरान वो यात्राएं करते हैं 15 यात्राएं करते हैं पूर्वी भाग की। कितनी? 15। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, 1595 ईस्वी से 1600 ईस्वी के बीच डचों ने पूर्वी भाग में कितनी सामुद्रिक यात्राएं की? उत्तर आ जाएगा आपका 15। ठीक हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में जो डच फैक्ट्री स्थापित करने का जो प्रथम प्रयास किया गया था, वह किया गया था पहला प्रयास सूरत और मालाबार में। सूरत कहाँ है? गुजरात में। मालाबार कहाँ है? केरल में। याद रखिएगा, सूरत कहाँ है? गुजरात में। और मालाबार कहाँ है? केरल में। अच्छा, उस समय डच जो दो डचों की नौसेना का एक वो था संचालक, वो उसका नाम था वादेर हेग। वादेर हेग ने ही यह प्रथम प्रयास किया था भारत में डच फैक्ट्री स्थापित करने का। कहाँ? सूरत और मालाबार में। आपने याद रखना है, भारत में प्रथम डच फैक्ट्री खोलने का प्रथम प्रयास किसने किया था? वादेर हेग ने। लेकिन ये रहा उसमें असफल। ध्यान रखिएगा, वो ये सफल नहीं हो पाया था, ये रहा था असफल। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन साल 1605 ईस्वी में ये लोग क्या करते हैं? मसूलीपट्टनम पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। साल 1605 ईस्वी। काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट आ गई है आपके पास, काफ़ी इम्पोर्टेंट, याद करनी है आपको। फिर मत बोलना कि हमने आपको मैं देखो दोस्तों, हमेशा आपको एक चीज़ दो दो बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। और आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको कॉपी में नोट कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए। तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोल दी है। ठीक हो गया, यहाँ पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया है। और जो इनका प्रथम प्रयास सूरत और मालाबार में असफल रहा था, वो किसके नेतृत्व में था? वादेर हेग। ठीक हो गया। अब देखिए, इन्होंने क्या किया, जो 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था और इन्होंने अपनी जो वहाँ फैक्ट्री लगा ली थी, इन्होंने डचों ने भारत में अपने सिर्फ 2 दुर्ग बनाए थे। कितने? सिर्फ 2 दुर्ग। पहला दुर्ग इन्होंने कहाँ बनाया था? मसूलीपट्टनम में। कहाँ? मसूलीपट्टनम में। और उस दुर्ग को नाम दिया था इन्होंने गेल्ड्रिया।
गेल्ड्रिया काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डचों ने जो गेल्ड्रिया दुर्ग बनाया था वो कहाँ था, मसूलीपट्टनम में, या फिर ऐसा पूछ लेगा डचों ने मसूलीपट्टनम में अपना कौन सा दुर्ग बनाया था। उत्तर हो जाएगा गेल्ड्रिया। तो दो दुर्ग बनाए थे, एक दुर्ग की जानकारी मैं अभी अभी आपको आगे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, भारत में मैंने आपको बताया था जब डच भारत में नहीं आए थे, देखिए 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी जो फैक्ट्री है उसकी स्थापना कर दी है, तो धीरे धीरे करके डच भारत में आने लग गए हैं। ठीक है। इससे पहले डचों का जो व्यापार नियंत्रित करने का प्रमुख केंद्र था वो कहाँ था, इंडोनेशिया में। अब जब डचों ने अपनी कंपनी की स्थापना यहाँ कर ली है 1605 ईस्वी में, उन्होंने क्या किया, भारत में डचों में अपना मुख्यालय बनाया। किसको, पुलिकट को। पुलिकट कहाँ है, तमिलनाडु में। पुलिकट में इन्होंने क्या किया, अपना मुख्यालय बना लिया, और पुलिकट में ही 1610 ईस्वी में अपनी एक फैक्ट्री और खोल ली। 1605 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली, मछलीपट्टनम में, और 1610 ईस्वी में एक फैक्ट्री और खोलते हैं पुलिकट में। और डचों का जो मुख्यालय होता है वो बनाते हैं कहाँ, पुलिकट को। भारत में डचों का प्रथम मुख्यालय कहाँ था, पुलिकट। समझ गए होंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, पीपली में। एक पीपली नामक जगह है जो बंगाल में है, वहाँ पर डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। कब, 1627 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, जो जो चीज़ें मैं ये बोल रहा हूँ आपको इनमें से कोई चीज़ नहीं छोड़नी है, सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और सारी की सारी ऐसे फैक्ट हैं जो एग्जाम में आते हैं, और ये 2 या 3 बुक्स से मैंने इन नोट्स को बना रखा है। ठीक है, तो आते हैं टॉपिक में। डचों ने बंगाल में अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वह स्थापित की थी पीपली में। पीपली कहाँ है, बंगाल में। आगे मैं जो चिंचुरा से संबंधित टॉपिक है वो आगे आ रहा है, तो अभी फ़िलहाल हम जो यहाँ पर आपको दिख रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, एक ये मैंने लिखा रखा है यहाँ पर, सदरसपट्टनम और ड्रासपट्टनम। आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, सदरसपट्टनम और ड्रासपट्टनम। यह क्या था, तमिलनाडु का एक मतलब बंदरगाह था, या फिर कह सकते हैं यहाँ से वस्तुओं का निर्यात हुआ करता था। जो डच जो लोग थे, डच कंपनियां थी, यहाँ से सदरसपट्टनम और ड्रासपट्टनम से वस्त्रों का निर्यात किया करते थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये सदरसपट्टनम और ड्रासपट्टनम, यहाँ से क्या होता था, वस्त्रों का निर्यात। ठीक है, इसमें आपने पढ़ा 15 समुद्र की यात्राएं पढ़ ली आपने। कब से, 1595 ईस्वी से 1601 ईस्वी तक। डचों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री खोलने का प्रयास किया था सूरत और मालाबार में, जिसमें वो रहते असफल। सूरत है गुजरात में, मालाबार है केरल में। प्रथम बार जब डच पहली फैक्ट्री खोलने में सफल कहाँ हुए थे, मसूलीपट्टनम में। कब सफल हुए थे, 1605 ईस्वी में। मसूलीपट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। और डचों ने अपना पहला दुर्ग कहाँ बनाया था, मसूलीपट्टनम में। उस दुर्ग का क्या नाम था, गेल्ड्रिया। ठीक हो गया। भारत में डचों ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया, पुलिकट में। पुलिकट कहाँ था, तमिलनाडु में। याद रखना है आपको ये सारी चीज़ें जो जो मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए, कई बार एग्जाम में ये पूछता है, डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, पीपली में। पीपली 1627 ईस्वी में। सदरसपट्टनम और ड्रासपट्टनम क्या थे, तमिलनाडु के क्षेत्र थे, या फिर कह सकते हैं बंदरगाह थे, जहाँ से वस्त्रों का निर्यात होता था। आईएएस और पीसीएस के एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछ लिए गए हैं, तो हो सकता है छोटे लेवल के एग्जाम जो बनते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपको ये याद रखना है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो पीपली में 1627 ईस्वी में बंगाल में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, पहली फैक्ट्री। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि डचों ने भारत में अपने सिर्फ 2 दुर्ग बनाए थे। पहला दुर्ग उन्होंने कहाँ बनाया था, मसूलीपट्टनम में, जिसका नाम था गेल्ड्रिया। अब देखिए दूसरा दुर्ग वो कहाँ बनाते हैं, चिनसुरा में। कहाँ, चिनसुरा में, 1653 ईस्वी में। 1653 ईस्वी में चिनसुरा में अपना दूसरा दुर्ग उन्होंने स्थापित किया, और उसका नाम दिया गुस्तावुस फोर्ट। गुस्तावित फोर्ट या फार्ट आप कह सकते हैं, आपको इतना याद रखना, गुस्तावुस याद रख लीजिए, बहुत है। तो पहला दुर्ग डचों ने स्थापित किया अपना कहाँ, मसूलीपट्टनम के गेल्ड्रिया में। दूसरा दुर्ग उन्होंने स्थापित किया चिनसुरा में, जिसका नाम था गुस्तावुस फोर्ट। ठीक हो गया। अब देखिए,
डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की थी वो की थी मसूलीपट्टनम में। अब देखिए डचों ने जो अपनी पहली कोठी स्थापित की थी वह कहाँ स्थापित की थी? चिंसुरा में। कब? 1653 ईस्वी में। चिंसुरा कहाँ है? बंगाल में। आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है कि चिंसुरा कहाँ है, पीपली कहाँ है, मसूलीपट्टनम कहाँ है, पुलिकट कहाँ है। मैं बोलते जा रहा हूँ, आप मैप के माध्यम से समझ रहे हैं और अपने कॉपी में मैप बनाते रहिए। आपको ये चीज़ आप कभी भूल ही नहीं सकते हैं। अगर आपने एक बार मैप में बनाना, इन सब चीज़ों को मैप से पढ़ना सीख लिया ना, आप इन चीज़ों को कभी भूलेंगे ही नहीं। तो डचों की पहली जो कोठी स्थापित होगी कहाँ? चिंसुरा में। ठीक हो गया। अब देखिए डचों की जो बंगाल में एक फैक्ट्री और स्थापित होती है, यहाँ पर अधिकार कर लेते हैं ये लोग, उसका नाम है कासिम बाजार। कासिम बाजार कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, डचों ने कासिम बाजार पर कब कब्जा किया या कब वहाँ फैक्ट्री स्थापित की? साल 1658 ईस्वी में। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए क्या होता है जब डच भारत में आते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय तो यहाँ मुगल काल का, जो मुगल होते हैं उनका ही शासन चल रहा होता है। तो औरंगजेब ने साल 1664 ईस्वी में डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी पर व्यापार करने का अधिकार दे डाला। अब भाई जब भारत में मुगल शासक इतने अधिकार अगर उनको दे रहे हैं तो वो क्यों नहीं लेंगे? वो तो हंसी खुशी लेंगे, भाई हमको व्यापार करने का एक मार्ग मिल रहा है। तो औरंगजेब 1664 ईस्वी में डचों को 3.5% वार्षिक पूंजी पर व्यापार करने का अधिकार देता है। कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को कहाँ व्यापार करने का अधिकार दिया था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और कभी कभी ऐसे पूछ लेगा कि उसकी वार्षिक चुंगी कितनी थी? उत्तर आ जाएगा 3.5%। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डच गवर्नर का मुख्यालय पुलिकट से नेगापट्टनम में हो गया स्थापित। पहले कहाँ था? पुलिकट में। अब कहाँ आ गया? नेगापट्टनम में। नेगापट्टनम भी तमिलनाडु में ही है। पहला जो डचों ने अपना मुख्यालय बनाया वो कहाँ बनाया? पुलिकट। और उन्होंने जो अपना मुख्यालय परिवर्तित किया वो कहाँ किया? नेगापट्टनम में। कब किया? साल 1690 ईस्वी में। नेगापट्टनम कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक हो गया दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए दोस्तों, एक शब्द कई बार यूज होता है, फैक्टर क्या थे? फैक्टर क्या थे? कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेगा, फैक्टर क्या थे? तो फैक्टर कहा जाता था जो डच कंपनियों के प्रमुख थे उनको बोला जाता था फैक्टर। आपको इतना ही याद रखना है, डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को बोला जाता था फैक्टर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे थोड़ा सा इसमें आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो डचों ने मसाले के स्थान पर जो ये वाला मैंने लिख रखा है, थोड़ा इम्पोर्टेंट क्यों है वो बताता हूँ मैं आपको। मैंने आपको बताया था कि जो डच थे वो भारत में डायरेक्ट नहीं आए थे, वो आए थे पहले इंडोनेशिया में साल 1595 ईस्वी में। अब दोस्तों क्या होता है, इंडोनेशिया में जो होता है वो भारत से उच्च कोटि के मसाले और काली मिर्च का वहाँ उत्पादन होता है। अब डचों को क्या है, इंडोनेशिया से मसाले हो गए, काली मिर्च हो गई, जो जड़ी बूटियाँ हो गई, वो सब वहाँ से प्राप्त हो जाती थी। और वो बहुत ही जो अच्छी क्वालिटी में है वो वहाँ से प्राप्त हो जाती थी। तो क्या करते थे वो, अपने जो उनको पूर्ति होती थी वो इंडोनेशिया के देशों से ही कर लेते थे। लेकिन वो भारत से भी ये चीज़ें आयात निर्यात करते थे, लेकिन वो जो उनकी पूर्ति है अधिकतर वो इंडोनेशियन जो देश थे वहीं से उनकी हो जाया करती थी। इस कारण वो क्या करते हैं, वह क्या करते हैं, भारत में मसालों की जगह भारतीय कपड़ों का निर्यात करना शुरू कर देते हैं। भारतीय कपड़ों का। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बनेगा, डचों ने मसालों के स्थान पर किसका निर्यात को महत्व दिया था? आपका उत्तर हो जाएगा भारतीय कपड़ों का। क्योंकि हमेशा हम यही पढ़ते हैं, जो यूरोपीय देश आते हैं भारत में मसालों के लिए, काली मिर्च के लिए इसलिए आते हैं, लेकिन डचों ने जो महत्व दिया था वो किसको दिया था? भारतीय कपड़ों को। और जो भारतीय कपड़ों का जो निर्यात स्थल था वो कहाँ था? कोरोमंडल, बंगाल और गुजरात में। याद रखना है आपको, कोरोमंडल, बंगाल और गुजरात में। ठीक हो गया दोस्तों। अब मैंने यहाँ आपको पढ़ा दिया चिंसुरा में स्थापित डच दुर्ग, गुस्तावत फोर्ट। जो पहला था हमारा गेल्ड्रिया, दूसरा था गुस्तावत फोर्ट। डचों की पहली फैक्ट्री स्थापित होगी चिंसुरा में, कब हुई? 1653 ईस्वी में। और कासिम बाजार में इन्होंने एक फैक्ट्री स्थापित की, वो कब की? 1658 ईस्वी में। और औरंगजेब ने भाई इनको 1664 ईस्वी में डचों को व्यापार करने का अधिकार दे दिया। कहाँ? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। वार्षिक चुंगी कितनी रखी थी? 3.5%। आपको चुंगी भी याद रखनी है, छोड़ना कुछ नहीं है।
अब डचों ने अपना मुख्यालय पुलिकट से नेगापट्टनम में स्थानांतरित किया, कब किया? 1690 ईस्वी में। अब नेगापट्टनम कहाँ है? तमिलनाडु में। ये भी याद रखना है आपको, नेगापट्टनम कहाँ है? तमिलनाडु में। फैक्टर किन्हें कहते थे? डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को कहते थे फैक्टर। ठीक हो गया। अभी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद करिएगा। डचों ने मसालों के स्थान पर किसके निर्यात को महत्व दिया? आंसर हो जाएगा भारतीय कपड़ों को। और इनका निर्यात स्थल क्या था? कोरोमंडल, बंगाल और गुजरात। तो आप यहाँ से सब कुछ समझ गए होंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो दोस्तों, जैसे कि भारत में डचों ने अपना व्यापार करना शुरू कर दिया है, यहाँ से वस्तुओं को ले जाना, आयात निर्यात करना शुरू कर दिया है। तो अब क्या होता है, अभी तक तो वो क्या करते हैं कि मतलब जो भारतीय फैक्ट्रियाँ हैं या भारतीय लोगों से अपना माल खरीद रहे होते हैं, उन पर उनको काफ़ी टैक्स भी लगता है। वो सोचते हैं भैया क्यों ना चलो हम ही खुद अपनी फैक्ट्री लगाते हैं, या खुद ही माल बनाएंगे, खुद ही यहाँ से ले जाएंगे, सस्ता हमको पड़ेगा, हमको मुनाफा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अब वह क्या करते हैं, कासिम बाज़ार में, कासिम बाज़ार मैंने बताया था आपको कहाँ है? बंगाल में। कासिम बाज़ार में 1650 ईस्वी में रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित कर देते हैं। और इसको स्थापित करने का उनका एक उद्देश्य भी होता है। वह क्या होता है कि जो निम्न कोटि का जो यहाँ माल बन रहा होता है, उसकी सप्लाई को रोकने के लिए 1650 ईस्वी में ये कासिम बाज़ार में स्वयं की रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित कर देते हैं। तो आपको याद रखना है, डचों ने रेशम की चक्री का उद्योग कहाँ स्थापित किया था? कासिम बाज़ार में। कब स्थापित किया? 1650 ईस्वी में। कासिम बाज़ार कहाँ है? बंगाल में। ठीक हो गया। अब मैंने ये तो आपको बता ही दिया, भारत से भारतीय वस्त्रों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसका था? डचों को। डचों ने ही मसालों के स्थान पर वस्त्रों के निर्यात पर ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि उनको मसालों की पूर्ति हो जाती थी इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया को मसाला द्वीप भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इंडोनेशिया को मसाला द्वीप भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए अगर आप नोट कर लें तो। ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आपको बताया था डचों की पहली फैक्ट्री स्थापित हुई थी कहाँ? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। मसूलीपट्टनम से ये लोग निर्यात करते थे किसका? नील का। याद रखिएगा दोस्तों, डच जो मसूलीपट्टनम से, ऐसा आएगा, डच नील का निर्यात कहाँ से किया करते थे? उत्तर आ जाएगा मसूलीपट्टनम। ठीक हो गया दोस्तों, हमने डचों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते थे सब पढ़ लिए हैं। तो अब हम पढ़ते हैं इनका पतन कैसे होता है। जब इन्होंने अपना इतना यहाँ उद्योग स्थापित कर लिया, अपनी इतनी नौसेना स्थापित कर ली, पुर्तगालियों को यहाँ से मार भगाया, तो इनका पतन कैसे हुआ? देखिए क्या होता है, इनका पतन होता है अंग्रेज़ों का आना शुरू होना जब होता है, तब इनका पतन होना शुरू हो जाता है। होता क्या है, साल 1717 ईस्वी में अंग्रेज जो होते हैं उनको एक मुग़ल शासक होता है फ़र्रुख हसियार, उससे एक व्यापारिक फरमान मिल जाता है, मतलब व्यापार करने की अनुमति मिल जाती है। बस इनका पतन यहीं से होना हो गया शुरू। साल 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को मुग़ल शासक फ़र्रुख हसियार से एक व्यापारिक फरमान मिलता है, जिसके कारण जो अंग्रेज़ होते हैं भारत में अपना व्यापार करना कर देते हैं शुरू। तो इसी कारण से जो डच होते हैं उनका जो भारत पर नियंत्रण है वो कम होता जाता है। दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण था वेदरा का युद्ध। वेदरा या फिर वेडरा, अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही है, बट ड और दो का अंतर है। कहीं आपको वेदरा मिलेगा, कहीं आपको वेडरा मिलेगा, हैं दोनों एक ही। वेडरा या वेदरा का युद्ध होता है साल 1759 ईस्वी में। 1759 ईस्वी में होता है अंग्रेजों व डचों के बीच। यही वह निर्णायक युद्ध होता है जिससे भारत में जो डचों की सत्ता होती है वो हो जाती है समाप्त। अंग्रेजों ने डचों को भारत से एकदम से खदेड़ दिया है। तो साल 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध हुआ, किनके मध्य? अंग्रेजों व डचों के मध्य। डचों की इसमें हो गई हार, और डचों की इस हार के साथ ही भारत से डचों की शक्ति हो गई समाप्त। लेकिन जो पूर्वी एशिया के द्वीप थे यहाँ तक ये फिर भी सीमित रहे थे, अभी भी यहाँ तक ये लोग व्यापार कर रहे थे। पूर्वी एशिया के द्वीप मतलब इन क्षेत्रों पर अभी भी इनका अधिकार था। यहाँ पर अभी तक ये अपना जो व्यापार पर नियंत्रण था वह अभी तक यहाँ से व्यापार कर रहे थे। लेकिन भारत से इनका पत्ता हो गया साफ। किसने किया? अंग्रेजों के आने के बाद। वेडरा का युद्ध बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, इसको आप याद रखिए। साल 1759 ईस्वी में अंग्रेजों व डचों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें डचों की हो गई हार। ठीक हो गया दोस्तों, आपके यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो अगला हमारा टॉपिक है
डच व्यापारिक व्यवस्था किस चीज़ पर आधारित थी? तो डच व्यापारिक व्यवस्था जो आधारित थी वह थी सहकारिता अर्थात कौटल। डच व्यापारिक व्यवस्था आधारित थी सहकारिता अर्थात कार्टल पर। तो दोस्तों अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, 100 वर्षों के इतिहास में डचों ने सर्वाधिक मुनाफा कमाया, या कह सकते हैं यूरोपियों देशों से जितने भी भारत में आए थे उनमें से सबसे ज़्यादा जो मुनाफा कमाने वाली कंपनी बनी थी वो डच कंपनी ही बनी थी। इसने अपने साझेदारों को तक औसत रूप से 18% तक का लाभांश दिया था। सोच सकते हैं आप, जो वाणिज्य के इतिहास में रिकॉर्ड है। तो भारत में यूरोपियों से जो आए थे, जो यूरोपीय जो मतलब देश यहाँ आए थे, उनमें सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी कौन सी थी? डच कंपनी। ठीक हो गया। तो आपने ये देख लिया सहकारिता अर्थात कौटल, आपको याद रख लेना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा बनते हैं दोस्तों, ये आपको छोड़ने नहीं हैं। ठीक है, 4 टॉपिक हम अभी और पढ़ेंगे, छोटे से हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि डचों ने पहले क्या किया था, इंडोनेशिया में आए थे। तो अब ये लोग क्या करते हैं, भारत के बाहर भी कुछ द्वीपों पर अपना अधिकार कर लेते हैं, कुछ बंदरगाहों पर अपना अधिकार कर लेते हैं। वो आपको याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। 1605 ईस्वी में ये लोग अधिकार करते हैं अम्बायान पर। 1619 ईस्वी में ये लोग अधिकार करते हैं मसाला द्वीप पुंज पर। 1658 ईस्वी में ये लोग अधिकार करते हैं श्रीलंका पर। और 1641 ईस्वी में इन्होंने अधिकार कर लिया मलक्का पर। मलक्का में एक बहुत महत्वपूर्ण मंडी है जहाँ पर भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। तो आपको ये 4 याद रखने हैं। डच व्यापारिक व्यवस्था आधारित थी सहकारिता अर्थात कौटल पे। जो यूरोपियों से आने वाली जो कंपनियां थी उनमें से सर्वाधिक लाभ कमाते हैं कौन? वो कमाते हैं डच। 1605 ईस्वी में अम्बायाना पर इन्होंने अधिकार कर लिया। 1619 ईस्वी में इन्होंने मसाला द्वीप पुंज पर अधिकार किया। 1658 ईस्वी में इन्होंने श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। 1641 ईस्वी में इन्होंने किया मलक्का पर अधिकार। तो दोस्तों आपके यहाँ से डचों से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे कंप्लीट हो गए, कोई क्वेश्चन आपका अब नहीं छूटा है। तो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक होगा, हम शुरू करेंगे भारत में अंग्रेजों का आगमन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और घंटा बटन ज़रूर दबाइए।